हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। चलिए हम लोग जो है यूनिट नंबर 7 कर रहे हैं, जिसमें रोल ऑफ एक्सिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, फेमा। तो फेमा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। चलो, अब आता है पार्ट फेडाई का। और इस चैप्टर में हाफ पार्ट ओनली फेडाई का है। हाफ पार्ट जो है ओनली फेडाई का है। ठीक है। तो फेडाई क्या है? जितने भी डीलर्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, उनकी एक एसोसिएशन है। और ये एसोसिएशन आप ऐसे समझ लो जैसे एमफी की एसोसिएशन है। एमपी यानी म्यूचुअल फंड वाली, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1958 में बना था। ठीक है। रिजर्व बैंक इंडिया टू टेक ओवर सर्टेन फंक्शन देन अंडरटेकन बाय एक्सचेंज बैंक एसोसिएशन, यानी कि जो फॉरेन बैंक्स की एक्सचेंज बैंक्स एसोसिएशन है, ऑपरेटिंग एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो पहले आरबीआई के उसमें ये अप्रूवल से बना था, और उसके बाद ये अंडरटेक कर लिया गया एक्सचेंज बैंक एसोसिएशन द्वारा। ठीक है। सेटअप एज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक डीलिंग, जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग कर रहे हैं, जिनको ऑथराइज डीलर होता है, उनकी एक वो है। ठीक है। और इन्होंने अपने आप को कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करा रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर its major activities include framing the rules governing the conduct of interbank foreign exchange business amongst banks vis-a-vis public and liaison with आरबीआई। तो पब्लिक, बैंक और आरबीआई, इन सब के बीच में लाइजनिंग वगैरह करके काम ही करती है। ठीक है। प्रेजेंटली सम ऑफ द कौन कौन से फंक्शन फेडाई देखती है? तो पहला क्या है? फॉरेक्स बिजनेस के गाइडलाइंस एंड रूल्स बनाती है। ठीक है। जो फेडाई के फंक्शन है, फॉरेक्स बिजनेस के गाइडलाइंस और रूल बनाती है। ट्रेनिंग ऑफ बैंक्स पर्सोनेल, यानी जो बैंक के स्टाफ हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में हैं। एक्रेडिशन ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर को जो एक्रेडिट करना, एक तरह से अप्रूवल देना, जैसे होता है ना सीबीएसई से आप स्कूल को एफिलिएशन लेते हैं, ऐसा ही। ठीक है। एडवाइजिंग असिस्टिंग मेंबर बैंक्स इन सेटलिंग इश्यूज मैटर्स इन देयर डीलिंग। ठीक है। एडवाइजिंग असिस्टिंग मेंबर बैंक्स इन सेटलिंग इश्यूज मेंबर्स मैटर्स इन देयर डीलिंग। रिप्रेजेंट मेंबर ऑफ बैंक्स ऑन गवर्नमेंट, आरबीआई एंड अदर बॉडी। तो बैंकों को रिप्रेजेंट करती है। अनाउंसमेंट ऑफ डेली पॉलिटिकल रेट्स ऑफ द मेंबर बैंक, उनको सबको रेट भी देती है। ठीक है। तो यहाँ पे फेडाई हैज ट्रांसफॉर्म, मतलब अधिकतर जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सारा जो फॉरेक्स का काम है उसको क्या किया है? ट्रांसफॉर्म किया। इन सच एनवायरनमेंट फेडाइज प्ले कैटालिटिकल रोल of the smooth functioning of the market through closer coordination with the RBI. Other organizations like FIMD, Fixed Income Money Market and Derivative Association of India. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, FIMMDA क्या है? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो इंडिया में जो मनी मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में इसके रेट्स को डिसाइड करते हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। द फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड वेरियस मार्केट पार्टिसिपेट्स। ठीक है। चलो, फेडाई के रूल्स। फेडाई के रूल्स, तो रूल्स में अगर हम बात करेंगे, इसको हाँ, आरबीआई अप्रूव नहीं करता इसको फिडाई के साथ, जैसे एक्सिम आरबीआई बैंक क्या और करता भी है? है। जैसे एक्सिम बैंक और इसको रेगुलेट करता है ना, वैसे नहीं फिडाई नहीं, को रेगुलेट नहीं करता। आरबीआई ने इसको एसआरओ नाम दिया। एसआरओ का मतलब सेल्फ रेगुलेटिंग रेगुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो ये आरबीआई खुद ही इसका रोल अपने कुछ आप नहीं को इसमें सर। रेगुलेट करते हैं। मतलब एक एक तरह से ऐसा समझ लो, ये
फॉरेन एक्सचेंज जो डीलर्स हैं उनका आरबीआई समझ लो आप ऐसे, ठीक है। ओके सर, ये अलग ही है। हाँ, डीलर्स एसोसिएशन का आरबीआई ओके सर। समझ लो आपने, ठीक है। तो ये क्या है, ऑपरेशन बाय ऑथराइज्ड डीलर विद एन इंटेंशन टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन डीलिंग एंड ensuring a level playing field particularly during the initial years of the development of the market। तो इंडिया में जो मार्केट है उसको इतने सब चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। सम रूल्स सिंस हैव बीन डिलीटेड कीपिंग इन द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के चक्कर में कुछ रूल्स को डिलीट कर दिया है, ठीक है। फेडाई रूल्स अपडेटेड है इतना प्रेजेंटली एप्लीकेबल टू ऑथराइज्ड डीलर्स। अब फेडाई के रूल्स आ गए, फेडाई के रूल्स। तो उसने बोला हुआ जनरल गाइडलाइंस एंड instruction. The directive issued by the RBI in respect of the interest rate on export and import finance shall be adhered by the authority। तो उसने रूल बना रखा है, किसने, फेडाई ने, कि आरबीआई जो भी रूल बनाएगा किसके लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फाइनेंस के लिए, उनको आप क्या करेंगे, उनको आप मानेंगे। मेंबर बैंक्स आर टोटली फ्री टू डिटरमाइन their own charges of various type of forex transaction keeping in view to advise with the RBI such as are not be out of line with the average cost of the। तो उसने बोला कि सब लोग अपने चार्ज तय करेंगे बट आरबीआई की जो एक लिमिट टाइप की है उससे कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफाइंग एंड लिबरलाइजिंग इंपोर्ट authorized dealers are permitted to open standby LC on behalf of their importer constituent। तो स्टैंड बाई एलसी या एलसी किसके लिए करी जाती है, बोलो तेरा आप लोग। गारंटी के लिए, इंपोर्टर के लिए, इंपोर्टर के लिए की जाती है। एलसी की फैसिलिटी इंपोर्टर, जो भी इंपोर्टर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंपोर्टिंग ऑफ गुड इनटू इंडिया, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जिसको अलाउ किया गया है उनके अकॉर्डिंग जाती है, ठीक है। स्टैंड बाय एलसी तो वही होती है ना, स्टैंड बाई एलसी हो या नॉर्मल एलसी हो या डॉक्यूमेंट्री एलसी हो या क्लीन एलसी, एनी टाइप ऑफ एलसी इंपोर्टर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को करी जाती है। और स्टैंड बाई एलसी में क्या होता है, बेसिकली गारंटी रहता है ना, बैंक गारंटी। जी सर वही वही, वो आपने बताया था अमेरिका वगैरह में ज्यादा चलती है, तो कोई गारंटी नहीं लेता किसी की। स्टैंड बाय सर ये एलसी कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब हुआ सर? जैसे बॉडी मतलब पार्टी कह लो आप, इम्पोर्टेंट पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है का सर? मतलब पार्टी, मतलब रिकॉग्नाइज पार्टियां, ठीक है। उमेश क्या हो कुमार रहा जी है? सीआईबी की तैयारी कर रहे हो या किसी और आईबी की तैयारी कर रहे हो? आपसे बोला हुआ आपके घर में अगर आवाज आ रही है तो समझ लो सबको जा रही है, सिंपल रूल है। एग्जाम का टाइम है 4 दिन बाद। हाँ, क्या पूछ रहे थे बताना। सर ये स्टैंड बाय एलसी ना आपने बताया था एज ए गारंटी काम करती है। हाँ, एज ए अगर गारंटी यूपी काम से करती है जब कोई एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में इंपोर्टर को लगता है कि ये मेरा सामान नहीं भेजेगा पैसा देने पर, ठीक है, तो उसलिए पहले वो एलसी के तहत करता है काम। जी हाँ सर सीसीएफ कितना है सर इस पर? है सीसीएफ सीसीएफ जी 1 100%। अक्टूबर 100%। 2001 से लेकर के 2.5 है। इसको हम एक भाषा में 100% भी बोलते हैं, मीन्स कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 100%। अक्टूबर 2021 से। नहीं सर, ठीक है। 2019। नहीं, 19 के बाद तो पहले ही 20 कर दिया था। 19 जब चल रहा था तो इस समय थोड़ा स्लो डाउन था, तो उन्होंने कहा नहीं 31 मार्च 20 करेंगे। उस समय कोरोना आ गया, फिर उसको 20 से 21 करा गया, 20 फिर 21। कोरोना थोड़ा कंट्रोल में हुआ तो उसको यहाँ कर दिया गया। क्या सीसीबी सीसीबी जी, आज मतलब की डेट 2001 में लिखे। ये 2.5% है और जी। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं 100% इम्प्लीमेंटेड है। यानी जो आपका सेट 1 है 5.5, इसमें सीसीबी मिला करके उसमें आएगा कितना है, 8%। सिंपल बात। 8%। चलो आगे देखो, आगे देखो, उसमें जब बेसिल थोड़ा सा पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे, ठीक है। बैंक शुड प्रोमिनेंटली डिस्प्ले देयर कार्ड रेट
फॉरेन करेंसी अपनी वेबसाइट में कार्ड रेट कहेगा. देयर बी कैटेगरी ब्रांचेस. Banks should also declare the threshold amount up to which they are committed to apply credit card rate. तो कार्ड रेट में जो उनके थ्रेशोल्ड अमाउंट है कि कितने अमाउंट तक में अप्लाई होगी इसको डिक्लेयर करेंगे. मीन ऐसा समझ लो कि बैंकों को बताया कि आप जब ये काम करें तो ये काम करने हैं आपको, यानी पब्लिक के लिए रेट खोल के रखेंगे. ठीक है. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस फॉरेक्स रिलेटेड प्रोग्राम्स, exchange rates, advice at various times, important circular issued by FIDI are available at FIDI website. email address, तो ये सब कुछ है कुछ नहीं. ठीक है. रूल ऑफ आवर में बात आती है. क्या बात आती है? इसने बोला हुआ जो एक्सचेंज ट्रेडिंग करेंगे चाहे INR में या फॉरेन करेंसी में कोई भी ट्रेडिंग करेंगे अगर 9 AM से 5 AM तक. ठीक है. और इसमें कौन से ट्रांजेक्शन इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट की बात करता है. ठीक है. नो कस्टमर ट्रांजेक्शन, अगर केवल कस्टमर का ट्रांजेक्शन होगा तो वो कितने बजे तक होगा? 4:30 लास्ट. बात समझ आई? बैंक टू बैंक तो 9 AM से 5 PM तक चलेगा, लेकिन केवल कस्टमर का जो काम होगा वो 4:30 तक होगा. ठीक है. कट ऑफ लिमिट स्टेटेड अबाउट द इंटरबैंक कस्टमर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्रॉस करेंसी. क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन क्या होता है? जिसमें तीन 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 currency नहीं से होता है. तीन करेंसी तीन इसमें शामिल currency रहती से. है. ठीक है. इस करेंसी से उसमें और इस करेंसी से उसमें. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ ऑफ इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. कुछ नहीं पढ़ना है. आगे आप सैटरडे विल नॉट बी ट्रीटेड एज वर्किंग डे. ठीक है. नॉन हॉलीडे इज वन विच इज नोन एज एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज बिफोर द डेट. मतलब पहले से आपको मालूम हो अगर तो उसको नॉन हॉलीडे बोलेंगे. और द हॉलीडे दैट इज अननोन इज डिफाइंड एज सडनली क्विकली. कई बार होता है ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, कल के लिए बंद कर देती है, तो वो सडन वो है. ठीक है. और उसके बाद है सपोज डे 1, 2, 3, 4 आर वर्किंग डे, 4 इज डिक्लेयर हॉलीडे ऑन आफ्टर 1 डे इट विल बी सडन. ये तो क्लियर है. चलो ठीक. चलो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन 1. तो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में हमें पता है कि पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज. क्रेडिट का मतलब लोन्स. ठीक है. तो इसने बोला हुआ फॉरेन करेंसी बिल्स विल बी परचेज डिस्काउंटेड और नेगोशिएटेड एट ऑथराइज्ड डीलर बाइंग रेट और कॉन्ट्रैक्टेड रेट. इंटरेस्ट रेट फॉर द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड यूजांस पीरियड शैल बी रिकवर्ड. तो जो हाँ कुछ कह रहे हैं? चलो अब एक क्रिस्टलाइजेशन वाला क्वेश्चन. क्रिस्टलाइजेशन वाला क्वेश्चन समझ लीजिए. क्रिस्टलाइजेशन के लिए डेज का आप कॉन्सेप्ट क्या हो गया है? नहीं है. हट गया है. ये पुरानी बुक जो देख रहे हैं उनमें होगा. ठीक है. ऑथराइज्ड डीलर शुड फॉर्मेट ओन पॉलिसी लिखा हुआ है. क्रिस्टलाइजेशन फॉरेन करेंसी ओन पॉलिसी करनी है. ठीक है. और लायबिलिटी इनटू रुपीज इन केस नॉन पेमेंट ऑफ द बिल. तो क्रिस्टलाइजेशन का यूज ही तब होता है जब बिल का पेमेंट नहीं होता. द पॉलिसी इन दिस रिगार्ड शुड बी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल टू द कस्टमर्स. फॉर क्रिस्टलाइजेशन इनटू रुपी लायबिलिटी द ऑथराइज्ड डीलर शैल अप्लाई its TT selling rate of exchange. The amount recoverable thereafter shall be crystallized. तो अब यहाँ पर एक बात होगी कि क्रिस्टलाइजेशन कौन से रेट पे होगा? टीटी सेलिंग रेट. TT selling ध्यान rate. रखना टीटी सेलिंग रेट में. क्यों? क्योंकि जब आपने बिल को बुक किया होता है तो बिल बाय किया होता है. बाइंग रेट पे किया होता है. तो कैंसिलेशन हमेशा कौन से रेट पे होता है? एक्सपोर्ट बिल की बात करें. सेलिंग रेट में. हाँ एक्सपोर्ट बिल पे. इंपोर्ट बिल में फिर तो टीटी बाइंग हो जाएगा. क्या होगा? तो इंपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वो टीटी बाइंग हो जाएगा फिर ना. हाँ इसलिए होगा क्योंकि उसमें इमीडिएट पैसा लगता है आपका. इंपोर्ट बिल में इमीडिएट आपको पेमेंट करना होता है. एक्सपोर्ट बिल में उसको कलेक्ट कराना, पता नहीं कब आएगा वहां से. एक्सपोर्ट बिल क्या होता है? रिटायर होता है. वो सॉरी इंपोर्ट बिल. इंपोर्ट बिल को क्या कहते हैं, क्या करना कहते हैं? रिटायर. सेलिंग रिटायर करना. रिटायर करने वाला रिटायर. बिल आ गया, आपने पेमेंट करना उसका. ठीक है. इंटरेस्ट शैल बी रिकवर्ड
ऑन डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर द ओवरड्यू पीरियड। जब से वो ड्यू चल रहा था वहां से लेके क्रिस्टलाइजेशन की डेट तक का आप इंटरेस्ट लेंगे। एंड देयर आफ्टर टिल द डेट ऑफ रिकवरी, और कब तक लेंगे, उसके बाद का कब तक लेंगे, जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता। एक्सपोर्ट बिल पेबल इन कंट्रीज विद एक्सटर्नलाइजेशन इश्यू shall also be crystallized as per the policy। किसी किसी कंट्री में अगर कोई एक्सटर्नलाइजेशन इश्यू आ रहा किसी कंट्री में और वहां आपका कोई बिल ड्यू है, वो पेमेंट नहीं है, तो उसको भी कौन सी पॉलिसी से आप कर लेंगे? हाँ, जो पॉलिसी आपने बना रखी उसके अकॉर्डिंग उसको भी कर लेंगे। रियलाइजेशन ऑफ बिल्स आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, अब क्रिस्टलाइजेशन तो कर दिया लेकिन अभी वहां से बिल नहीं आया, तो उसने बोला हुआ है कि आफ्टर रिसीट ऑफ द एडवाइस ऑफ द रियलाइजेशन द ऑथराइज्ड डीलर विल अप्लाई, कौन सा रेट लगेगा? टीटी बाइंग टीटी रेट। बाइंग। इसको समझ लीजिए जरा। देखो, TT बिल बाइंग होता है जब हम लोग बिल को क्या करते हैं, सेल करते हैं। डिस्काउंट करते हैं। और ड्यू डेट पे अगर नहीं होता है, ड्यू डेट पे अगर इसका पेमेंट ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रिस्टलाइज करते हैं। और क्रिस्टलाइज कौन से रेट पे करते हैं? टीटी सेलिंग पे। डेट अब उसके बाद समझ लो आप आफ्टर 35 डेज आपको पेमेंट आ गई। जब पेमेंट रिसीव होती है तो आप फिर बाई करते हैं, बट इस बार बाई किस रेट से करेंगे? बिल टीटी 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 बाइंग टीटी बाइंग। क्यों? टीटी बाइंग क्योंकि अब तो आपके पास सामने रखा हुआ है ना पैसा। ठीक है। डिसऑनर ऑफ द बिल, रुपीज इक्विवेलेंट अमाउंट विल ऑफ द बिल और फॉरेन करेंसी चार्जेस एट टीटी सेलिंग रेट, एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट एंड रुपी डिनोमिनेटेड चार्ज। तो डिसऑनर होगा तो आपको ये चार्जेस से वसूलने होंगे। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ओवरड्यू इंटरेस्ट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। तो अगर मान लिया एक नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कितने दिन का होता है? 25 डेज का होता है। उतने दिनों में वो उसका उतने दिनों का आपका ओवरड्यू इंटरेस्ट आप रिकवर करेंगे इन केस ऑफ कौन से बिल पे? डिमांड बिल पे। ठीक है। ऑन और बिफोर नोशनल ड्यू डेट, एक्चुअल ड्यू डेट इज इन केस ऑफ यूजांस बिल। तो नोशनल ड्यू डेट तो किस में करेंगे? डिमांड बिल में। और एक्चुअल ड्यू डेट किस में करेंगे? जब आपका यूजांस बिल में। ठीक है। अर्ली रियलाइजेशन, इन केस ऑफ द अर्ली रियलाइजेशन इंटरेस्ट ऑफ द अनएक्सपायर्ड पीरियड शैल बी रिफंडेड। अब देखो एक बात और आ गई कि अगर 25 दिन में पैसा आना था, आपने उससे इंटरेस्ट वसूल लिया, लेकिन 10 दिन में आ गया पैसा आपका, तो 15 दिन का इंटरेस्ट क्या करेंगे आप? रिफंड कर देंगे। ठीक है। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड की बात आई थी, तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कितने दिन का होता है? 25 डेज का। ठीक है। सर ये टीटी और बिल बाइंग में कंफ्यूजन रहता है। देखो, इमीडिएट जहां पे ट्रांजेक्शन दोनों साइड का हो रहा है, मींस आपने उसका अकाउंट डेबिट किया और दूसरे को रेमिट कर दिया। ठीक है। तो वो टीटी के एग्जांपल होते हैं। और बिल के एग्जांपल वो होते हैं कि एक एक्शन तो अभी हो गया लेकिन दूसरा एक्शन फ्यूचर में होना है। तो जब भी फ्यूचर में कोई एक्शन होना है तो उस कंडीशन में बिल की कंडीशन आती। ठीक है। जैसे किसी को पैसा बाहर भेजेंगे आप, तो आप उसके अकाउंट से रुपया लेंगे और इमीडिएट स्विफ्ट कर देंगे ना। ठीक है। Concept of normal transit period, notional due date are linked with the concession interest rate of अरे ये normal नॉर्मल transit एक्चुअल एक बार period। बोल दो। आर्या मोहम्मद साहब जी सर। माइक बंद रखो भाई। सर मैं तो अकेला कमरे में हूँ सर, कोई है नहीं है। मैं तो अकेले कमरे में हूँ सर, छत पर हूँ अकेले, बिल्कुल सन्नाटा है। चलो पकड़ेंगे तुम्हें अगर होगा। बिल्कुल सर। हेलो हेलो सर, इसका जो बी पॉइंट है ना वो थोड़ा एक बार बताइए सर, एप्लीकेशन point? इंटरेस्ट वाला। ये वाला हाँ सर, बी पॉइंट। देखो, पहली बात तो उसने लिखा हुआ ओवरड्यू इंटरेस्ट। ओवरड्यू इंटरेस्ट का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए आपने पहले तो इंटरेस्ट ले लिया उससे 62 डेज का, सपोज कीजिए, अब वो पेमेंट नहीं आई, तो इस वाले पीरियड को हम लोग कौन सा पीरियड बोलते हैं? ओवरड्यू पीरियड। ठीक है। तो इसको रिकवर करना है,
अगर आपका यहाँ पर पेमेंट नहीं आता है, ठीक है। और जो ड्यू डेट हो, डिमांड बिल होता है, उसके लिए तो केवल क्या मिलेंगे आपको, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। मतलब नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड को आप उसको ड्यू डेट मान लेते हैं कि भाई 25 दिन में इसका पैसा आ जाएगा, ठीक है। और जो यूजांस बिल होते हैं उसमें नॉर्मल पीरियड के साथ जितने दिन का वो, मान लिया 90 डेज का है, 90 डेज को वेट करेंगे, उसके बाद लेंगे। डिमांड बिल एक बार बता दें, डिमांड यूजांस में क्या अंतर है? यूजांस में तो एक टाइम पीरियड मिलता है, हाँ, इतने दिन के बाद जैसे होगा। मान लिया, बताते हैं, आपने इंपोर्ट किया 20 मई 2022 को, आपके पास है साइट बिल, इसको हम डिमांड बिल बोलते हैं, साइड और बिल या को आपके डिमांड पास है यूजांस बिल। अगर साइट बिल या डिमांड बिल है, इमीडिएट बैंक जाएंगे आप, और बैंक उस बिल से डील करेगा। लेकिन जब आप यूजांस वाला है तो आप जाएंगे तो इमीडिएट, बट बैंक को पता है पहले से कि इसका पैसा मेरे पास आफ्टर सम डेज आएगा। डिमांड बिल को इमीडिएट वो कहाँ भेज देता है बैंक, रिकलेक्शन कलेक्शन के लिए। बट और इसमें यूजांस बिल को आफ्टर वेट करेगा, कितने दिन का, 95 दिन, तब भेजे कलेक्शन। तो इसमें नॉशनल ड्यू डेट का एक कंसेप्ट जो है वो डिमांड बिल के लिए, वो डिमांड बिल के लिए, ठीक है। नहीं, इसमें नॉशनल ड्यू डेट का तो यूजांस में आएगा ना। यूजांस का मतलब जैसे उसमें होता है ना, सपोज कीजिए वो 90 डेज का है, प्लस आपको 25 डेज मिलेंगे, प्लस मान लिया उसने 20 डे ग्रेस पीरियड रख दिया, तो क्या बनेगा? ये कुछ लोग अपना माइक क्यों नहीं बंद करते? अनंत राम जी, सबको जुकाम हो जाएगा आपके चक्कर में। पहले तो मैं सोचा कोई रो रहा है, कहाँ सीआईबी के चक्कर में पड़ गए हैं। बात है, समझ में आया कि रो तो नहीं रहा है कोई। चलो भाई, 2-4 दिन और पढ़ लो। सर पढ़ लो और पढ़ने दो। तो हम बात कर रहे थे ड्यू डेट। ड्यू डेट में इसको बोलते हैं यूजांस पीरियड, कि 90 दिन बाद मिलेगा। ट्रांजिट पीरियड, ग्रेस पीरियड, ये सब पीरियड क्या होते हैं, शामिल होके जब आपकी ड्यू आती है डेट, तो उसे बोलते हैं नोशनल ड्यू डेट या एक्चुअल ड्यू डेट। अब एक्चुअल क्या ड्यू डेट होती है? नोशनल माने एक अंदाजे से, ठीक है। एक्चुअल ड्यू डेट जब वो उसकी वहां से वापसी आ जाती है, ठीक है। चलो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे देखो। तो ये नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का कॉन्सेप्ट चला था। इसमें इसका हेल्प आपको कोई न्यूमेरिकल में हो सकता है, इसका हेल्प, ठीक है। इसमें कोई, हाँ, ये एग्जांपल दिया, देखो सुनो, ये एग्जांपल दिया है, इसको समझ लीजिएगा। एग्जांपल है या पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कंप्राइज द एवरेज पीरियड नॉर्मली इन्वॉल्व इन अ डेट ऑफ नेगोशिएशन परचेज डिस्काउंट। कितने दिन लग जाते, जैसे हम लोग आउटस्टेशन चेक भेजते हैं, उसमें 7-8 दिन लग जाते हैं, ठीक है, टिल द रिसीट ऑफ द बिल प्रोसीड। इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद द टाइम टेकन फॉर अराइवल ऑफ गुड्स एट द, गुड्स से कोई मतलब नहीं इसका। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड डिफरेंट कैटेगरीज, अब कौन कौन सी, जैसे फिक्स ड्यू डेट, जैसे बिल में पहले से फिक्स लिखा हुआ है, तो उसने कहा इन केस ऑफ द एक्सपोर्ट यूजांस बिल वेयर ड्यू डेट आर फिक्स्ड आर रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट और डेट ऑफ बिल ऑफ। 3 चीजें हैं इसमें। क्या बोला, या तो कहेगा सीधे सीधे आप इस बिल का पेमेंट कब ले लेना, कोई डेट दे दी उसने। दूसरे केस ने कहा शिपमेंट प्लस 50 डे में ले लेना, ये सेकंड केस हो गया। तीसरा केस कि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज उसने दिया 10 अगस्त 2022 को, और इमीडिएट उसका यूज कर लो, ठीक है। तो इसने बोला हुआ कि ऐसे मामलों में therefore in such case normal transit period not applicable। क्यों? देखो, इसलिए
कि आपको पता है कि आपको इतनी डेट को पेमेंट मिलेगी, तो आप पहले से भेज दो। आपको पता है शिपमेंट के बाद इतने दिन मिलेंगे, पहले से भेज दो। और आपको जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज मिला उसी दिन लगा दो। तो इनमें क्या कह रहा है कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का बिल कौन से उसमें काम करता है? जहाँ पे फिक्स ड्यू डेट नहीं होती। जहां पे फिक्स डेट ड्यू नहीं नहीं होती। होती। ठीक है, अब बिल इन फॉरेन करेंसी का होगा तो कितने दिन मिलेंगे आपको? 25 days. अच्छा, एक्सपोर्ट टू इराक अंडर यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन, इराक में कितने दिन मिल रहे हैं आपको? 120. 120 डेज। बिल ड्रॉन इन रुपीज अंडर एलसी, रीइंबर्स प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ नेगोशिएशन कितने दिन में मिल जाएगा आपको? 3 दिन में। एलसी का मतलब है कि आपका जो कंट्री में कौन है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर एसबीआई में बड़ा काम ले रहे हैं आजकल। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, LC में एलसी में, एलसी रुपीज एलसी का मतलब क्या है? रुपीज एलसी का मतलब आपका जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर है, इंडिया में है और उसे रुपए मतलब है। तो उस कंडीशन में अगर उसने आपको बिल दिया है कोई एक्सपोर्ट बिल, तो आपको पेमेंट कितने दिन के अंदर कर देना है? 3 days. 3 दिन के अंदर। ठीक है, और अगर वो किसी अदर सेंटर पे भेजना है तो 7 डे में, आउटसाइड इंडिया भेजना है तो 20 डे में। एक्सपोर्ट टू रसिया अंडर एलसी वेयर रिम्बर्समेंट इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, उसका भी कितना है? 20 डे। 20 बिल्स इन रुपीज नॉट अंडर, कोई ऐसा बिल है जो एलसी में नहीं है, नॉर्मल में है, तो उसके लिए कितने दिन है? 20 दिन। टीटी रिम्बर्समेंट अंडर एलसी where LC provides for reimbursement by electronic means 5 days, where LC provides reimbursement claim after certain number of days from the date of negotiation 5 day plus कोई भी एडिशनल पीरियड अगर दिया हो तो। सर टीटी में तो इमरजेंसी में मतलब टाइम लिमिट नहीं रहता ना, उसी वक्त ही पैसा आ जाता है, तो इस पे 5 आ days जाता है, लेकिन कभी मैं बताता हूँ, आ जाता है लेकिन कई बार जब पैसा डिले होता है, आपको पता है एनईएफटी का मैक्सिमम टाइम का क्या क्लॉज है? हाँ, उस पे जो 2 hours, बेचेस sir. नहीं, उसका मेरे ख्याल से 72, maximum 72 hours है। 72 hours. 72 आवर्स है, तो आमतौर पर तो आ जाता है ना, लेकिन 72 आवर्स भी कभी कभी लग सकते हैं। तो ऐसे ही फॉरेन रिम्बर्समेंट हो रहा है तो हो सकता है 5 दिन लग जाए आपको। ठीक है, ठीक है। चलो, अब है सब्स्टिट्यूशन चेंज इन टेन्योर। अगर आपका पहले का बिल है, आप उसमें क्या करना चाहते हैं? युजांस बिल में पहले से बोला हुआ 60 डे लिखा हुआ, 70 डे लिखा हुआ, मान लिया आप उसे 90 डे करना चाहते हैं, तो उसने बोला हुआ पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट shall be charged the customer as per RBI. In addition, the bank shall charge the pay notional swap difference interest on outlay inflow fund for such swap shall be recovered paid. अब यहाँ पे रिकवर्ड भी लिखा हुआ और पेड भी। तो यहाँ कह रहा है कि अगर अब कभी ऐसा करना पड़ा, हमको चेंज करना पड़ा, तो उसमें स्वैप करते हैं। स्वैप का मतलब होता है आज की डेट में उसे वापस करना था, उसी डेट में उसे दोबारा दे देते हैं। मींस बाई और सेल का ट्रांजेक्शन उसी दिन करते हैं और उसको उसका डिफरेंस देना पड़ता है, फिर दोबारा से बुक करते हैं। कब तक के लिए? अगली डेट तक। ठीक है, और अगली डेट का भी जो रेट होता है उनका डिफरेंस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, टेन्योर में चेंज कराएंगे, तो उसका फायदा नुकसान भी आपको उठाना होगा। ठीक है, इट इज ऑप्शनल फॉर बैंक टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ बिल्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर ए परचेज ऑफ क्लीन टीटी। इन सच केस द बैंक सेल रिकवर और पे। देखो दोनों बातें लिखी हुई हैं, सेल रिकवर और पे। पे। अगर बैंक का ज्यादा बनना है तो वापस कर देगा,
आपका ज्यादा बन रहा था, ठीक है। नोशनल स्वैप डिफरेंस फॉर द रिलेटिव कवर। इंटरेस्ट ऑन आउटले इनफ्लो फंड्स फॉर सच स्वैप शैल आल्सो बी रिकवर्ड, ठीक है। एक्सपोर्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अब आपको पता है जैसे आप लोग चेक भेजते हैं ऐसे ही एक्सपोर्ट बिल को भी कलेक्शन के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो इसमें रेट उसने बोला कन्वर्जन फॉरेन करेंसी प्रोसीड एक्सपोर्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन गुड्स सेंट फॉर कंसाइनमेंट बेसिस शैल बिकम डन shall be done at prevailing TT buying rate or the forward contract rate as the case may be. The conversion of rupee equivalent shall be made only after the for. अब ये तब आप करेंगे जब आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में वहां फॉरेन में पैसा आ क्रेडिट जाएगा, तो आप ये मानेंगे कि इसका पैसा हमारे पास आ गया, ठीक है। ऑन रिसीप्ट ऑफ द क्रेडिट एडवाइस, अब कई बार क्या होता है कि पैसा तो वहां क्रेडिट हो गया है लेकिन आपको एडवाइस कब मिलती है? लेट। अब हालांकि इसका जमाना चला गया क्योंकि आजकल क्या है एडवाइस और क्रेडिट एक साथ हो जाता है, ठीक है। ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट एंड कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइन रिक्वायर्ड टू बैंक एंड FEMA, बैंक शैल ट्रांसफर फंड द क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर अकाउंट विद इन 2 days। इसमें एक बात है कि आपको आपके ऑस्ट्रेलिया के नॉस्ट्रो अकाउंट में $10,000 आ गए, लेकिन जो आपका बेचारा कस्टमर है उसे अब पैसा नहीं दे रहे। होता है ना, चेक के मामले में तो होता है, आप क्लियरिंग में आया था लेकिन उसको क्रेडिट करने में कभी कभी देर हो जाती है। तो इसमें कह रहा है कितने दिन में देना है उसको पैसा? 2 working days। 2 वर्किंग, ठीक है। इफ द अबव स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, बैंक शैल पे कंपनसेशन फॉर द डिले। तो कहता है कि जो स्टिपुलेटेड लिमिट है उसमें नहीं हो रहा काम तो आपको क्या कंपनसेशन देना पड़ेगा। एट द मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन एक्सपोर्ट, जो भी आप के वहां एक्सपोर्ट क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है वो कम से कम आपको देना होगा। कंपनसेशन फॉर एडवर्स मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट इफ एनी शैल आल्सो बी पेड एज पर द कंपनसेशन पॉलिसी ऑफ द बैंक। तो कई बार क्या होता है एडवर्स रेट, जैसे आपसे बुक किया था 86.23 में, आज की डेट आ गई और आज रेट हो गया 81.15। तो आपको आज के रेट से नहीं देखना है, आपको तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऊपर वाले तो ये एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन थे, अब कौन से ट्रांजेक्शन आ गए? इंपोर्ट। इंपोर्ट, हाँ। इंपोर्ट में क्या है एप्पल है। हेलो सर, ये एक्सपोर्ट बिल भेजने का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट बिल भेजने का मतलब ये है जो आपका एक्सपोर्टर है ना उसने सामान भेज दिया था और इंपोर्टर ने उसको, एक मिनट रुक जाओ, उसने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया और उसकी डेट है 10 मई 2022। ये गया बैंक के पास, बैंक ने इसे इमीडिएट पैसा दे दिया। इमीडिएट का मतलब है उसने गुड्स भेजा था 10 अप्रैल में, तो ये बैंक के पास जब गिर जाता है तो बैंक 10 अप्रैल को उसका पैसा उसी दिन देता है। बट ये बैंक उस बिल को कब भेजता है? ड्यू डेट। वो बिल को एक चेक की तरह अपने पास रखता है, ठीक है, और ड्यू डेट में क्या करता है भेज देता है, ठीक है। ठीक हो गया, चलो। प्रैक्टिकली भेजते हैं क्या इसको? मेरा बोलने का मतलब ये है कि हाँ, जैसे चेक होता है ना, जैसे चेक होता है ना, चेक को अगर आपको अपने शहर से दूसरे शहर भेजना है, वहां बैंक नहीं है उसका, तो क्या करते हैं आप बाई पोस्ट भेजते हैं ना वहां पर। बिल्कुल वैसे ही बिल भी होता है, बिल भी पेबल होता है, मतलब कागज है, उस कागज को हम भेजेंगे वो उसके अगेंस्ट में पेमेंट करेगा आपका। मतलब फिजिकल मूवमेंट होता है। हाँ, बिल्स का होता है बिल्कुल। बिल और चेक, प्रोमिसरी नोट, ये 3 डॉक्यूमेंट है हमने सिविल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। इवन ड्राफ्ट अकाउंट थ्रू में होगा ट्रांजैक्शन, डिपेंड करता है, हो सकता है कि वो सीधे आपके इंडिया वाले अकाउंट में पैसा डाल दें, और अगर आपका वहां पे उसके साथ नॉस्ट्रो अकाउंट है तो आप कहेंगे उसमें डाल दो, दोनों चलता है, ठीक है।
इंडिया में आएगा तो एक्सचेंज रेट कन्वर्जन रेट लेना पड़ेगा आपको, लेकिन फॉरेन में आएगा तो उतना ही डॉलर अकाउंट में डाल दो। अगला आता है रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। तो जैसे हम एक्सपोर्ट बिल के साथ ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही हम इंपोर्ट बिल के साथ भी ट्रीट करते हैं। क्या कहता है, एक्सचेंज रेट एज पर द हैज कॉन्ट्रैक्ट इफ हैज कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस। तो हैज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि प्राइस कितना भी अप डाउन चले जाए, आपने एक लिमिट फिक्स कर दी है कि सर हमारा इतने में ही करना है आपने, ठीक है। प्रिवेलिंग बिल सेलिंग रेट इन केस ऑफ देयर इज नो, और अगर हैज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस दिन का जो बिल रेट है, ठीक है। अभी किसी ने पूछा था ना कि इंपोर्ट बिल टीटी पे होता है, पूछा था ना किसी ने? मैंने पूछा था। हाँ, ये टीटी पे नहीं है, बिल सेलिंग रेट पर ही है। और वो टीटी से, एक्सपोर्ट बिल टीटी सेलिंग पे और ये बिल सेलिंग पे। एक्सपोर्ट बिल अगर इमीडिएट रियलाइज हो रहा है तब टीटी, वो उसमें सेलिंग नहीं होगा, उसमें क्या होगा, बाइंग। बाइंग होगा अगर इमीडिएट हो रहा है। और अगर कुछ दिनों बाद पेमेंट होगा उसका तो डेफिनेटली बिल बाइंग होगा। बिल बाइंग। क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे थे। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन तो टीटी सेलिंग पे होगा। और इसका रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ये मतलब इंपोर्ट बिल का पेमेंट होना। हाँ, रिटायरमेंट का मतलब उसका पेमेंट होना, ठीक है। जैसे कहते हैं चेक का भुगतान होना, तो इंपोर्ट बिल का भुगतान नहीं होता, रिटायर होता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट बिल सेम इसी तरह का पता है। सेम है जवाब का मतलब जैसा कि किसका होता है, एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट होता है। अबाउ 3.3 बोल रहा है, पैरा 3.3 है कहीं पे, 3.3 2.3 में 3.3 क्रिस्टलाइजेशन का बिलो लिख रहा है। कनेक्टिव है सर। स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द बैंक। नीचे जाएगा ना सर। अनपेड फॉरेन करेंसी इंपोर्ट बिल डॉन अंडर ऑफ क्रेडिट। नहीं, जो क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था ना मैं यहीं पे, वो सर 3.3 बिलो लिख रहा था नीचे से। 3.3 बिलो लिख रहा है। 2.1 है। उसके नीचे है दूसरा बैंक का डिस्क्रिप्शन। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है, हाँ। ये लिखा हुआ है, ठीक है, हम्म। मतलब नीचे पढ़ लेंगे, चलो ठीक है। और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी ऑन इंपोर्ट बिल, इंपोर्ट बिल में कोई स्टैम्प ड्यूटी की बात आ रही तो एक्सचेंज रेट प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी कंसर्न, जो अथॉरिटी जो थोड़ा होता इम्पोर्ट बिल थोड़ा बता देंगे सर। है। इंपोर्ट बिल का नहीं। मतलब होता है कि इसको मैं कहीं बना के याद रखा, देखो घूम रहे इसको रिवर्स कर लेते थोड़ा। यहाँ पर इंपोर्टर है ना, वो आया एसबीआई में, और एसबीआई में बोलेगा कि मैंने एक्सपोर्टर को एक क्या दे रखा है, बिल दे रखा है, आप उसका पेमेंट कर दो। तो इसने एसबीआई को अगर बोला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही बिल, ये पहले से ही उसने बिल उसको किसको, एसबीआई को बोल रखा है। एसबीआई को बोला हुआ है कि जैसे ही मेरा बिल आएगा तो मेरा बिल का पेमेंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्टर एक्टिव है, और एक्सपोर्ट बिल में कौन एक्टिव रहता है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्टर इनिशिएट करता है सब कुछ। इंपोर्टर बिल में इंपोर्टर इनिशिएट करता है, कहता है भाई मेरा पेमेंट कर दो। एक तरह से ऐसा समझ लो कि उसके बिहाफ पे पेमेंट करता है बैंक। किसके बिहाफ पे, इंपोर्टर के। इंपोर्टर के। एक्चुअली ठीक वो है। बिल क्या है, एक्सपोर्टर को देता है, फिर एक्सपोर्टर एसबीआई को देता है, नहीं इंपोर्टर डायरेक्ट एसबीआई को दे देता है बिल, जिसको क्लियर कर दो। इसमें फंक्शनलिटी की अगर बात करें तो एक तो हमारा होता है एलसी वाला मामला। एलसी वाला एक तरह से इंपोर्ट बिल के एग्जाम्पल की तरह ट्रीट होता है। एलसी में क्या होता है, एलसी में एसबीआई पेमेंट किसको करेगा, एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर के बैंक को करता है, हाँ। एक्सपोर्टर के बैंक को बैंक। करता है। तो वो भी एक तरह से क्या है, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है एलसी, ठीक है। तो इसमें एलसी के कंट्रोल में अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक तरह से इंपोर्ट बिल टाइप का हुआ कि एलसी का जैसे ही पैसा आना है तो इमीडिएटली वो पेमेंट कर देता है। चलो आगे देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट
Bills negotiated under the import letter credit shall carry commercial rate of interest as per applicable bank domestic. तो बैंक के जो भी लोन्स हैं डोमेस्टिक वाले, उसमें जो भी रेट है उसके हिसाब से होता है। उसका रीजन क्या है? अगर बढ़ावा आप बिल से डील कर रहे हैं और इंपोर्ट है तो आपका कॉमर्शियल रेट लगेगा जितना कि हमारे कौन से जो डोमेस्टिक लोन्स हैं उसके रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इंटरेस्ट रेमिटेंस ऑन इंटरेस्ट बियरिंग बिल shall be subject to the directive RBI के अकॉर्डिंग। किस लाइसेंस में? अनपेड फॉरेन करेंसी इंपोर्ट बिल ड्रॉन अंडर LC, ये मैंने देखो ये आ गया आपका पॉइंट। इंपोर्ट बिल एलसी। हाँ ठीक है। shall be crystallized as per the stated policy बैंक। ठीक हो गया। क्लीन इंस्ट्रूमेंट क्या है ये? क्लीन इंस्ट्रूमेंट आउटवर्ड रेमिटेंस shall be effected at TT selling rate of the bank ruling on the date or at the forward contract date। क्लीन ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? हैं? क्लीन इंस्ट्रूमेंट क्लीन इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर मतलब जब इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है, आपने रिक्वेस्ट करी कि मेरा जरा $10,000 ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए स्विफ्ट के थ्रू, तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है, वहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हो रहा। इंस्ट्रूमेंट तो दो चीज में यूज हो रहा है, एक्सपोर्ट बिल और इंपोर्ट बिल में। ठीक है। लेकिन क्लीन इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है, बस आपने ऑर्डर किया कि मेरा पैसा वहां पर भेज दो। तो आउटवर्ड रेमिटेंस शैल बी अफेक्टेड कौन से रेट पे? टीटी सेलिंग। टीटी सेलिंग। एनकैशमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एंड इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? बाय जो भी बाइंग रेट होगा उस समय का वो आप अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी देकर जा रहे हैं। ठीक है। पेमेंट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, अब बाहर से पैसा आ रहा आपके पास, ठीक है, तो इसने बोला हुआ अप टू एन इक्विवेलेंट ऑफ USD 10,000 shall be immediately converted into Indian rupees. Remittance in excess of 10,000 shall be paid executed through the foreign currency instrument. The beneficiary has the option to presenting the related instrument for payment to the executive bank within the period of। तो इसने बोला हुआ 10,000 तो आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा उसके अकाउंट में? दे देंगे। दे देना पड़ेगा। 10,000 से बड़ा अगर कोई आ रहा है USD 10,000 से, तो उसके लिए क्या बोला उसने कि आपकी वहाँ जो भी टाइम लाइन्स हैं, बैंक की जो रूल्स बना रखे हैं आपने अकॉर्डिंग टू पेमा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। द एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस शैल बी TT बाइंग रेट और कॉन्ट्रैक्टेड रेट। तो किसमें? एक्सचेंज रेट कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी को कर रहे हैं तो करेंसी में हमने बताया था क्या लगता है? टीटी बाइंग और सेल। बाइंग तो लग रहा है लेकिन TT और लगेगा। कंपनसेशन फॉर डिले के लिए कहता है कि बेनिफिशियरी एट द रेट 2% ओवर इट्स सेविंग बैंक प्लस 2% का रेट देना पड़ेगा क्या? डिले। और एज द केस में टू द बेनिफिशियरी इन 2 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द क्रेडिट बाय। जिस दिन आपके पास आएगा पैसा उस दिन उस डेट को लेते हुए आपको 2 वर्किंग डे में उसका पैसा डाल देना है। अगर आप डिले करेंगे तो 2% रहेगा। बैंक सेल ऑल्सो पे द कंपनसेशन फॉर द एडवर्स मूवमेंट, अगर रेट कम ज्यादा होते हैं तो उसका आपको फायदा मिलेगा। ट्रांसफर फंड बिटवीन वॉस्ट्रो अकाउंट विद 2 बैंक्स, तो वॉस्ट्रो कहाँ पे होता है? आपकी कंट्री में। ठीक है। इंटरबैंक वॉस्ट्रो RTS शुड बी मेंशन इन द रिमार्क कॉलम और RTS मैसेज अ स्टेटमेंट ऑफ following effect we undertake to send form A3 separately। तो इसने सिंपल ये बोला हुआ कि आपको ये बात बहुत क्लियरली मेंशन करनी पड़ती है। कौन से मामले में? जब वॉस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इट इज डिसाइडेड टू फिक्स द लिमिट ऑफ 5 वर्किंग डे रिसीट ऑफ फॉर्म A3 टू द बेनिफिशियरी बैंक। डिले बियॉन्ड 5 डे, 5 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? पेमेंट उसको दे देना है। In case beneficiary bank does not get form A3 within 5 working day, they must
lodge a claim to the remitting bank within 15 days from the date of transfer of fund. Means जो उसने बोला हुआ बाहर से पैसा भेजा किसी ने, तो आपने सुना होगा कि किसी बैंक में पैसा तो कुछ दिन रोक लेता हो, कहीं दाएं बाएं कर देता है। तो इसमें बोला हुआ है कि अगर आपके बाहर से पैसा आ रहा है तो आपको क्लेम करना है, और 5 वर्किंग डे में अगर नहीं देता है तो आपको क्लेम लॉन्च करना है। कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के लिए। डेट ऑफ ट्रांसफर, रेमिटिंग बैंक शुड एंश्योर दैट फॉर्म A3 रीचेस द बेनिफिशियरी। ठीक है, तो और अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा इसमें? टू पे बेनिफिशियरी अकाउंट पेनल्टी कितना है? 1000 पर डे और एक्सेस ऑफ 5 डे। 5 डे एक्सेस का मतलब 5 दिन तक कुछ नहीं लेंगे, उसके ऊपर जितने दिन होंगे उस पे लेंगे। ठीक है, सर ऊपर जो 2 दिन बताया है, यहाँ 5 दिन बताया है। कहाँ 2 दिन का है? वो जो 2 दिन का अंदर रेमिटेंस का कस्टमर वो कस्टमर के अकाउंट पे 2 दिन में। नहीं, जब आपके पास पैसा आ जाएगा, आने के 2 दिन के अंदर आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, और ये जो 5 वाला है, ये 5 वाला फॉरेन वाले ने पैसा आपके पास रेमिट तो किया, लेकिन अभी आपको मिला नहीं। वो 2 दिन वाला तो आपको मिल गया है। 2 दिन वाला क्या है? आपको पैसा मिल गया है। तो ये जो डिले है वो क्यों है डिले? जैसे आपने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसा मंगा रखा है, तो पहले वहां आएगा, फिर वहां से वहां आएगा, 2 दिन वहां, 1 दिन वहां, ऐसे करके टाइम लगता है। तो ऐसे जब बाहर से पैसा आता है उसमें ही बात है। ठीक है, तो इसलिए बैंक क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा 5 दिन? वो क्यों फाइन देगा जब प्रोसेस में लेट हो रहा है? हाँ, वो उससे लेगा। नहीं तो इसमें कौन वाला बैंक दे रहा है ये भी तो देखो, रेमिटिंग में। जिसने पैसा भेजा हुआ है वहां से, वो वाला बैंक। ठीक है, हाँ, बड़ा नहीं। इफ द बेनिफिशियरी बैंक लॉस द क्लेम आफ्टर 15 डेज द क्लेम अमाउंट विल बी कैप्ड। और अगर उसने 15 दिन से देरी किया तो मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको कंपनसेशन? 10,000। इन केस एनी डिस्प्यूट बिटवीन द बैंक्स, तो कौन देखेगा? फेडाई की सब कमेटी है 3 मेंबर वाली मैनेजिंग कमेटी, वो देखेगी। ठीक है, चलो आज मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ, मैं इसको कल खत्म करूंगा सुबह। ठीक है, ठीक है, कल हम इसको ना क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। और ये टॉपिक मैं फिर एक बार आपको बोल दूं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सर इसके बाद मॉड्यूल बी होगा क्या? 2 चैप्टर मॉड्यूल बी में भी? मॉड्यूल बी आज का दिन है 29। मॉडल भी मैराथन क्लास से मॉड्यूल अच्छा बी होता में है। लूंगा फ्राइडे से, ठीक क्योंकि वो बिल्कुल कोर टॉपिक है। मॉड्यूल बी का पूरा फ्राइडे नाइट 2 क्लास हो जाएंगी और वैसी सैटरडे में हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें रिवीजन भी हो मॉर्निंग जाएगा। 6:30 ना? है मॉर्निंग 6:30 ना? क्या? अच्छा कल? हाँ, हाँ कल 6:30। हाँ, मैं सर, गलती से ये 7:30 याद था, मैं क्लासेस मिस हो गया। नहीं, सर एलसी 6:30। का जो इनको टर्म है हाँ, उसको करना जरूरी है। 1 मार्क्स आ सकता है आपका। इनको टर्म थोड़ा टफ लग रहा है, दिमाग में नहीं। अरे उसका एक पिक्चर दिखाया था ना हमने आपको, उस पिक्चर को जो है आप लर्न कर लीजिए। सर थोड़ा वो आगे जो कमिंग जो 3-4 दिन क्या कवर होगा थोड़ा बता देंगे सर, हम प्लान कर लेंगे उस हिसाब से। अच्छा हाँ, बता देता हूँ मैं। इसमें जो है मेरे को कराने हैं अभी आपका जो लास्ट के 2 यूनिट है ना मॉड्यूल डी में, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली कल से शुरू होगा। और वो टॉपिक 4 या 5 सेटिंग में होंगे, बट वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें से कुछ आपको एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। ठीक है? RAROC नहीं? हाँ, RAROC जो RAROC है का ना, है, RAROC का भी है उसमें ना। ठीक है, ये सर नहीं सीडी का फर्स्ट हो जाएगा वो दोनों, क्या चीज? वेडनेसडे थर्सडे दोनों लग जाएगा उसमें। हाँ लगेगा, टाइम लगेगा। तो
फिर और क्या क्या होगा सर उसमें? और एक सर वो न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं 4-5। कौन से वाले? फॉरेक्स के। फॉरेक्स वाला है। फॉरेक्स के वो न्यूमेरिकल शनिवार का करा रिवीजन। दीजिए सर। हाँ सर न्यूमेरिकल बेसल के कराएंगे। बेसल का तो रिवीजन में कराएंगे ना, ये सब तो मैराथन से हो जाएगा। सैटरडे में करेंगे। ठीक है। सर हाँ। सीडी मॉड्यूल का कुछ मैराथन है? सी का देखो मैं नहीं कराता हूँ। सी के 2 टॉपिक जो थ्योरी वाले थे, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी प्रोडक्ट वाला हाँ है, वो मैंने करा दिया था। और हाँ हाँ और सी के लिए मेरा एडवाइस ये है, अगर आपको किसी भी चैनल में, चाहे वो टू हैंड है, लर्निंग सेशन है, या टू सर का है, या किसी का भी है, या अड्डा का, किसी का भी चैनल का है, उसमें एक क्वेश्चन वो कराते हैं कॉल पुट ऑप्शन वाला। किसी को मिले तो उसका लिंक शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है। कॉल पुट ऑप्शंस का एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। और बाकी इस चक्कर में मत पढ़िए कि वो रह गया वो रह गया। जो पढ़ा है उसको 5 बार पढ़िए भाई। ठीक है। जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक को रिवाइज करो, इसका फायदा मिलेगा। 3 मार्क्स मिल सकते हैं आपको इस टॉपिक से। ठीक है। 3 मार्क्स मिल सकते हैं इस टॉपिक से, जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं। बार बार देखो क्या कौन सी चीज रह गई, अंडरलाइन करो। थोड़ा आप तो नए जमाने के बच्चे हो, पढ़ने लिखने की आदत तो है ही आपको। ठीक है। सर हम्म। सर मैं ये पूछ रही थी, है तो थ्योरेटिकल है लेकिन है बहुत टेक्निकल है, मतलब BFM पूरा में ना टेक्निकल है, पहले तो पूरा टेक्निकल है। एक्चुअली क्या है ना, जब भी एग्जाम दिया तो पहले EBM की जंग रहती है कि उसको क्लियर कर लो, उसको बहुत बार पढ़ा होता है। ये BFM हर बार छूटता था। तो अभी थोड़ा सा गाइड कीजिए ना, कैसे मतलब कि हो पाएगा। नहीं, बीएफएम आप हमारे साथ कर रहे हैं, होगा क्यों नहीं होगा। सर मुझे आज मैंने कल और आज देखा है, मुझे बहुत टेक्निकल, मतलब मुझे ज्यादा देख के थोड़ा लग रहा है कि प्रॉब्लम ही ना फंस जाए। छुट्टी ली आपने? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, छुट्टी लेके पढ़ो भाई। फर्स्ट में कितना मार्क्स आया आपका? 55 सर। 55 है ना, जी तो सर। उस तरह देखो कि 45 तो जरूर आ जाए। सर ठीक है। वही डर लग रहा है अब कि 44 ही ना आ जाए। डरो मत, काम करो। अभी तो डर रोज है एक्चुअली, मैडम बता रहे हैं ये डर सभी को है। कोई गारंटी नहीं दे सभी सकता कि मैं 60 रख लूंगा। सर सर ये पहले BM में नहीं डर लगता था ना, पहले क्योंकि वो पुराना ही सिस्टम था, चलो इस बार नहीं हुआ अगली बार कर लेंगे। अब तो ज्यादा प्रॉब्लम तो वो ज्यादा है। भाई देखो, आपको ये तो जरूर निकालना है का सर ये BM में बीएफएम। ज्यादा ही डर लग रहा है सर। नहीं नहीं, बीएफएम तो जरूर निकालना है, क्योंकि अगर कोई सॉरी BFM। ऐसा हुआ कि रिटेल ना निकल पाए, 2 पेपर कम से कम कैरिड ओवर में तो जाएंगे आपके। नहीं रिटेल तो सब निकल ही जा रहा है। सर रिटेल सर ना निकलने कैरिड के ओवर में चांसेस जाना होते ही हैं नहीं क्या? है इस बार तो। तो बस फिर छुट्टी करना लेके है पढ़ाई सर। करो। सर छुट्टी तो है मेरे पास, नहीं छुट्टियां सर, तो ये मैं क्या लूंगी। पढ़ाई करना है वो थोड़ा बता दीजिए ना, वो तो हाँ पढ़ाई थोड़ा करेंगे। वही अरे रोज बता वही तो ना। रहे भाई, कितने बार बताएं। नहीं सर, आप जो कवर करेंगे वो छोड़ दीजिए, इसके अलावा हम खुद को क्या आगे जो 4 दिन है। इसको जो मॉड्यूल लेके जो कुछ चैप्टर है ना, जैसे खासकर से एनआरई एनआरओ अकाउंट वाला चैप्टर नहीं है जो, उसमें सर केस स्टडी सर एक बार आती है। मॉड्यूल वाइज कुछ सर फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर इंपोर्टर वाला वो चैप्टर बहुत बड़ा है और उसका कुछ समझ नहीं आ रहा उसको कैसे। उसमें इतना ज्यादा फैक्चुअल है, इतना ज्यादा सर मॉड्यूल A और B पढ़ के पास हो सकते हैं हम लोग, नहीं पढ़ बिल्कुल, जिनका थ्योरी अच्छा है ना, वो मॉड्यूल ए को पूरा चाट लें। और B सब फैक्ट दोनों है पढ़ के उसमें, पास, A और B को सारे दोनों पढ़ फैक्ट के है पास हो। उसमें। ठीक है। और मॉड्यूल बी का जितना हम करा रहे हैं उसको करिए। मॉड्यूल डी में 1-2 टॉपिक हम कराएंगे, उसको करिए। जी ठीक है। बस जो करिए उसको थोड़ा सीख के जाइए। जी ठीक है। जी। तो राविका, तुम्हारे फर्स्ट पेपर में कितने नंबर आए थे? 52। 52। चलो ठीक है फिर। थैंक यू।